वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा एक सब्जेक्ट रहता है पॉलिटी, वो उत्तराखंड PCS में भी उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड समूह भर्ती, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सभी के लिए उपयोगी ये हमारा टॉपिक होता है। और यहाँ पर हम जो दे रहे हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स, और आज जो हम आपको दे रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें आज के वीडियो में मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान किसे कहते हैं और भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? आज जो है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। उत्तराखंड PCS मेंस में लोअर सबऑर्डिनेट्स जो प्रस्तावित है नायब तहसीलदार भर्ती, उसके मेंस के लिए ये उपयोगी होगा। आप इसको देखें और ये भी देखें कि किस तरह से इसको लिखा गया है। तो संविधान किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। तो इसमें लिख रखा है, किसी देश के शासन प्रणाली के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। भारतीय जो शासन प्रणाली है उसके 3 अंग हैं। सबसे पहले विधायिका आती है। विधायिका यानी जिनको हम चुनते हैं, तो वे संसद सदस्य भी हो सकते हैं और विधायक भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई विधायिका। और कार्यपालिका, विधायिका में से ही कार्यपालिका जनरेट होती है, पैदा होती है। जैसे कि आपने उत्तराखंड के 70 सदस्यों को चुना विधानसभा के, अब इसी में से ही मंत्री बनाए जा रहे हैं, इसी में से ही मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपने 543 सांसद चुने लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता ने चुने। तो इन दोनों सदनों से मंत्रीगण चुने गए हैं, तो ये कहलाती है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कार्य करती है, एग्जीक्यूटिव, तो ये हमारी कार्यपालिका होती है। और तीसरी इसमें लिख रखा है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 हमारे पिलर हैं जिनके ऊपर हमारे देश की न्याय प्रणाली, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो टिकी हुई है। इन्हीं तीनों अंगों के शक्तियों, यानी क्या इनकी पावर्स हैं, कर्तव्यों क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं, और उत्तरदायित्व क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन्हीं का विवरण प्रस्तुत करने वाला अभिलेख यानी इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो 3 हमारी अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं की शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट रूप से निर्धारित करने वाला अभिलेख संविधान कहलाता है। यह लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार का होता है। लिखित मतलब जब रिटन में, जैसे भारत का ज़्यादातर संविधान लिखित में है, और ब्रिटेन का संविधान जो होता है वो अलिखित होता है, यानी वहाँ पर जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, केवल परंपराओं पर आधारित संविधान है, तो वो लेकिन संविधान फिर भी माना जाता है उसे। तो इस तरह से ब्रिटेन में अलिखित प्रकार का संविधान, ये प्रश्न भी बनता है। अब भारतीय संविधान के स्रोत क्या है? संविधान के स्रोत लिख रखा है, भारतीय संविधान, भारतीय सरकार अधिनियम, यानी इसको अगर आपने ध्यान हो, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ब्रिटेन का संविधान, USA का संविधान, कनाडा, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी का बीमर संविधान, फ्रांसीसी संविधान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब देशों से भी थोड़ा थोड़ा कुछ प्रावधान इसमें लिए गए हैं भारतीय संविधान में। इसके अलावा भारतीय संविधान में कुछ मौलिक तत्व भी हैं, जैसे कि सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था, यानी आपका जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है वो मत डालने का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए इसे हम कह देते हैं सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था। तो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसके बाद लिख रखा है शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है वो भारतीय जो एक तरह से भारतीय पद्धति है, ये किसी और से नहीं ली गई है, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारतीय है। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है संसद में, उसे हम कहते हैं शून्यकाल। और इसमें लोक महत्व के मामले
उठाए जाते हैं। तो इसको ये पूरी तरह से भारतीय देन है संसदीय प्रणाली को। तो जो भारत की देन है वो शून्य तो है ही है, शून्य काल भी भारत की ही देन है। इसके बाद अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन व कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न में किस तरह से लिखा जाता है उसको भी आप ध्यान से देखेंगे, किस तरह से शुरू किया जाता है। तो देखिए गठन का है तो उन्होंने जो लिखा है वो शुरू से ही एक लाइन में ही ख़त्म कर दिया कि आप जानते हो इससे पहले ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में हमने बताया था कि 1895 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक, फिर महात्मा गांधी 1920 में, फिर एम.एन. रॉय, इन सब ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो उनको एक लाइन में ही देखिए, डिस्क्रिप्टिव में एक लाइन में ही ख़त्म कर दिया जाता है। भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संविधान सभा के गठन की मांग की, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में शब्दों की संख्या पर फोकस किया जाता है। अंग्रेजों ने इस मांग को यद्यपि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया। अब अगस्त 1940 में इसे स्वीकार कर लिया था। क्रिप्स मिशन में 1942 में प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसमें कुछ हुआ ही नहीं था, इसीलिए उसे देखो इस लाइन में गायब कर दिया। परंतु व्यवहारिक रूप कब दिया गया? कैबिनेट मिशन के तहत दिया गया। तो कैबिनेट मिशन में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, इसीलिए यहाँ सीधा कह दिया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर को इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 9 दिसंबर में जब बैठक हुई थी तो यहाँ आप जानते ही हैं सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को। अब इसके बाद 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर को इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 अगस्त 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये भी एक प्रश्न बनता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, JLN। तो आपका शॉर्ट में जलने, तो आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो आपका ये जवाहरलाल नेहरू JLN द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। दोनों ही तिथियां इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, ये भी पूछे जाता कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, कब पारित हुआ था, कब आपका प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखो डिस्क्रिप्टिव में इसी तरह से लिखा जाता है संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, मौलिक अधिकार छंटा समिति का गठन किया गया। संविधान सभा में 3 वाचन किए गए। अंतिम वाचन जो किया गया था वो समाप्त हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन कुछ प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, जैसे कि नागरिकता, और इसी को डेट ऑफ एनफोर्समेंट भी कहते हैं। तो इस या अंगीकार करने की तिथि संविधान को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू कर दिया। संविधान लागू करने में किसी भी मुद्दे पर मत विभाजन नहीं हुआ। सर्वसम्मति, समायोजन व संशोधन की तकनीक को ही अपनाया गया। ठीक है, अब देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है संविधान सभा की मांग और संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। तो यहाँ आप देखोगे आपको क्वेश्चन क्या है कि मांग और संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी आपको इसमें हिस्ट्री लिखनी है। तो यहाँ पर आपको वही सब लिखना है जो मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था। तो ये मेरे वीडियो देखने से ना केवल आपका ऑब्जेक्टिव बल्कि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी उत्तराखंड PCS का, लोअर सबऑर्डिनेट का, रेंजर का, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार हो जाएगा। 1895 में लोकमान्य तिलक के ने स्वराज बिल माध्यम से जो बीजारोपण स्वराज संविधान सभा के सिद्धांत का किया था। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा। इसके बाद बीच में आप लिख सकते हैं M.N. रॉय ने भी 1924 में संविधान सभा के गठन की
मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में लगातार संविधान सभा के गठन की मांग की या मांग को प्रमुखता दी। 1940 में आप जानते ही हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव दे दिया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि 2 संविधान सभाएं बनाई जाएं, एक आपका भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। अब इसके बाद लिखा है, महात्मा गांधी ने हरिजन के 25 नवंबर 1939 के अंक में लिखा कि केवल राष्ट्रीय पंचायत ही ऐसा संविधान बना सकती है जो देसी हो और पूरी तरह से जनमत का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके बाद 1940 में आपको पता ही है, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान संभवतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। ये कब किया गया? 1940 में। तत्पश्चात 1942 में ब्रिटिश योजना ने सिर्फ स्वीकार किया कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत का संविधान तैयार करेगी। इसके बाद लेकिन ये योजना आप जानते ही क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? क्योंकि महात्मा गांधी थे उन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था, और मुस्लिम लीग ने इसमें पाकिस्तान का बीज ना होने के कारण, यानी पाकिस्तान की जो मांग थी उनकी, उसको स्वीकृति ना मिलने के कारण इसे इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद आप जानते हैं कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की। संविधान सभा की व्यवहारिक योजना कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीयों के सामने आई। कैबिनेट मिशन जिसके 3 सदस्य थे, इससे पहले मैंने आपको बताई है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये है कैबिनेट मिशन। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 आपका इसके सदस्य थे, और ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य कहलाते हैं। ये भारत आए और 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आया, और इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बताया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर असंभव है, इसीलिए जो उस समय प्रांतीय विधानसभाएं काम कर रही थी उन्हीं को ही बनाया जाए, उन्हीं से ही निर्वाचन संविधान सभा के सदस्यों का किया जाए। इसीलिए प्रांतीय असेंबलियों से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार ये जो निर्वाचन था संविधान सभा के सदस्यों का वो किया गया था। और इसमें मैंने आपको बताई है 3 थे, एक सामान्य, एक सिख और एक मुस्लिम। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बता रखा था, 389। 292 आपका ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी थी। इसका कोड भी मैंने आपको बताया था, A, B, C और D, ये यानी कि अजमेर, फिर बलूचिस्तान, फिर कुर्ग और फिर आपका दिल्ली। इसके अलावा 93 देशी रियासतें थीं, ये मनोनीत होनी थी। इनमें देशी रियासतों के राजा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करते थे। प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जानी थी। तो इसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि बनाने का नियम बनाया गया कि हर 10 लाख पर एक। इस तरह से यूनाइटेड प्रोविंस, उस समय जिसे यूपी कहते थे, उसके सबसे ज़्यादा सदस्य थे संविधान सभा में। अब यहाँ पर जो 3 कैटेगरी बनाई थी उसके आधार पर ही निर्वाचन हुआ था। ये 3 कैटेगरी थी, साधारण मुसलमान तथा सिख। सिख केवल पंजाब में। इसके बाद प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के जनसंख्या के अनुपात में किया गया, यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य। देशी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करना था वो उनके रियासतों के प्रमुख द्वारा, यानी देशी रियासतों के जो हेड थे, महाराजा थे, उनको ही, या नवाब थे, उनको ही करना था। इसके अलावा प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी इस योजना में की गई थी। अब ये देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था वो भी आपका पूरा हुआ। तो ये
हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले आप देख रहे हो इसमें ऑब्जेक्टिव भी हमने बताया, तो दोनों तरह के आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। जैसा चाहें आप वैसे इसको पढ़ सकते हैं। जिनको ऑब्जेक्टिव के लिए आवश्यकता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ सकते हैं, और जिनको डिस्क्रिप्टिव के लिए आवश्यकता है वो डिस्क्रिप्टिव भी देख सकते हैं। दोनों देखेंगे तो आपके जो है पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।